जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल पर्सन्स, ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो गाइस, ज्योग्राफी 11th क्लास, क्लाइमेट। तो गाइस, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखते हैं गाइस, जेट पबने किन्हें कहते हैं। ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन से मौसम वैज्ञानिकों ने मानसूनों की उत्पत्ति के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण रहस्य उद्घाटन किए हैं। ठीक है गाइज, ऊपरी वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाली पवनों की जेट पवने कहते हैं। इनकी जेट पवने किन्हें कहते हैं? जो ऊपरी वायुमंडल है उसमें चलने वाली तेज गति से जो पवने चलती है उनको हम क्या कहते हैं गाइज? जेट पवने कहते हैं। जेट पवनों का नामकरण अमेरिकी बमवर्षक विमान B-29 के नाम पर हुआ है। ठीक है गाइज, तो जेट पवनों का जो नामकरण है तो B-29 बमवर्षक विमान है ये अमेरिका का, उसके नाम पर जेट पवनों का नाम रखा गया है। ठीक है गाइज, तो देखिए ऑल कंपटीशन के लिए, ऑल एग्जाम के लिए इनके आपको डीपली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गाइज 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। ऊपरी इनकी जेट पवने कहाँ पाई जाती हैं? तो ऊपरी वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाली जेट पवने हैं। ठीक है गाइज, जेट पवने कैसी गति से चलती हैं? तो तीव्र गति से। जेट पवनों का नामकरण किस नाम पर रखा गया है? अमेरिकी बमवर्षक विमान V-29। जिस बमवर्ष यानी कि किस बमवर्षक विमान के नाम पर जेट पवनों का नाम रखा गया है? तो देखिए V-29। ठीक है गाइज, B-29 क्या है? तो B-29 बमवर्षक विमान है। इस टाइप से यहाँ से ही आपके 5-6 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है गाइज, यानी कि ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम, ऑल एंट्रेंस एग्जाम, ऑल बोर्ड एग्जाम, ऑल एंट्रेंस प्रवेश परीक्षाएं। ठीक है गाइज, IAS, PCS, UPSC, रेलवे, वो लोअर सबऑर्डिनेट हो या प्रवक्ता हो या LT हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, टैट, सुपर टैट, CTET, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है गाइज, तो इसलिए डीपली पढ़िए। एक और इतिहास भूगोल में एक कहावत है गाइज, रात को रटा सुबह को सपा, यानी कि इतिहास भूगोल बड़े बेवफा, रात में रटे और सुबह को सपा। तो हमने रटने नहीं है गाइज, उनको समझना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से तैयार करना है। और गाइज प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स बनाने से हमारी मेमोरी क्षमता बढ़ती है। तो आगे चलते हैं। द्वितीय महायुद्ध में इन बमवर्षकों को जापान की उड़ान भरने पर प्रबल वेग वाला वायु का सामना करना पड़ता था। ठीक है, जिससे विमानों की गति मंद पड़ जाती थी, और जो विमानों की गति थी वो मंद पड़ जाती थी, यानी कि जो हवाएं चलती हैं वो उनको रोकती थी। कभी कभी इसका आगे बढ़ना भी कठिन हो जाता था, परंतु यह विमान अमेरिका की ओर से वापस आते थे, अमेरिका की ओर से, तब इनके वेग में अपार वृद्धि हो जाती थी। इसी कारण इनका नामकरण जेट पवनों, जेट स्ट्रीम के नाम पर हुआ है। ये जेट धाराएं यानी कि जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं, ठीक है गाइज, पूर्व से पश्चिम की ओर 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर चलती हैं। ठीक है, जेट धाराएं या जेट पवने, अब क्वेश्चन आता है गाइज कितनी ऊंचाई पर चलती हैं? तो 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर चलती हैं। यानी कि जेट पवनों का जो चलना है, तो ये जेट धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। और यानी कि देखिए जेट पवने किधर से किधर को चलती हैं? तो जेट पवने पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं? तो 6000 से 12000 किलोमीटर की ऊंचाई तक चलती हैं। ठीक है गाइज, शीत ऋतु में ये विषुवत रेखा के अधिक निकट परंतु 20 डिग्री अक्षांशों तक प्रभावित होती हैं। ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में इनका वेग 2 गुना हो जाता है। अब देखिए गाइज, जेट धाराएं जो हैं या जेट पवने जो हैं उनका ग्रीष्म ऋतु में वेग कम होता है और शीत ऋतु में इनका वेग दुगना हो जाता है। ठीक है गाइज,
यानी कि ग्रीष्म ऋतु में इनका वेग कम होता है और शीत ऋतु में इनका वेग बढ़ जाता है। सामान्य रूप से इनका वेग 480 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जेट धाराएं या जेट पवनों का वेग कितना होता है? तो लगभग गाइज 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, यानी कि 1 घंटे में 480 किलोमीटर जाती हैं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। देखिए गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये आपका। तो जेट पवनों के संबंध में सर्वप्रथम व्याख्या अमेरिकी वैज्ञानिक रोसबी ने की थी। क्वेश्चन आता है गाइज, जेट पवनों की व्याख्या सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जेट पवनों की सर्वप्रथम व्याख्या अमेरिकी वैज्ञानिक रोसबी ने की थी। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। प्लीज़ गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज रेड बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी और सबसे पहले मिल जाएं। ठीक है गाइज, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज़ गाइज, बहुत मेहनत लगती है। मैं आपके लिए रात दिन तैयार हूँ, लगे रहूँगा। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ गाइज और अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं गाइज, देखते हैं। चेन्नई का तट शुष्क रहता है, जबकि मालवा का तट जुलाई के महीने में वर्षा प्राप्त करता है। तो कारण बताइए। ठीक है गाइस, मालवा तट भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में स्थित है, जबकि चेन्नई तट पूर्वी तटीय प्रदेश में है। जुलाई माह में अरब सागर से आने वाली वर्षावाही मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराकर भारी वर्षा करती हैं, और जब अरब सागर से मानसूनी पवनें आती हैं तो वो पश्चिमी घाट पर टकराकर सबसे अधिक वर्षा करती हैं। इन्हीं पवनों से मालवाड़ तट पर जुलाई मास में पर्याप्त वर्षा होती है, किंतु जब ये पवनें पूर्व की ओर आगे बढ़ती हैं तब ये जलविहीन हो जाती हैं, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती हैं तो उनमें जल की क्षमता कम होती चली जाती है। ठीक है गाइस, अतः इन पवनों से चेन्नई तट पर वर्षा नहीं होती है, और चेन्नई तट पर इन पवनों से वर्षा नहीं होती है क्योंकि वहाँ जाते जाते ये शुष्क ड्राई पड़ जाती हैं। यही कारण है कि जुलाई में जब मालवाड़ तट पर भारी वर्षा होती है तब चेन्नई तट शुष्क रहता है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। तो देखिए, वेरी नोट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, पूर्वी तट के दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट या चेन्नई तट पर वर्षा शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तो देखिए, पूर्वी तट के दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट पर चेन्नई तट पर वर्षा शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। क्वेश्चन आएगा गाइस, कोरोमंडल तट पर बारिश किस ऋतु में या किस मानसून के द्वारा होती है? तो कोरोमंडल तट पर बारिश शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून को किसान के लिए जुआ क्यों कहा गया है? तो किसान के लिए जुआ, भारत में कृषि मानसूनी वर्षा पर आधारित अधिक निर्भर है, यानी कि जो भारतीय कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। इसलिए जिस वर्ष पर्याप्त वर्षा नियमित एवं समय पर हो जाती है उस वर्ष किसान की फसल पैदावार अच्छी होती है, वरना फिर किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। किंतु जब वर्षा कम होती है तो यह किसान की फसल नष्ट हो जाती है। इस दृष्टि से भारत में मानसून को किसान का जुआ कहा गया है। इस प्रकार से भारतीय कृषि को किसान का जुआ कहा गया है। ठीक है गाइज, किसान हमारे अन्नदाता हैं, गॉड हैं, भगवान हैं, जो हम सबको खिला रहे हैं और हमारा पेट पाल रहे हैं। रात दिन मेहनत करते हैं किसान। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और गाइज प्रधानमंत्री जी से भी हम हाथ जोड़ कर ये आह्वान करेंगे कि किसानों को जो है सस्ती दर पर खाद यानी कि बीज और उनको जो फर्टिलाइज़र है यानी कि उसको उपलब्ध कराएं। ठीक है गाइज, और प्लीज़ गाइज यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती अपनाइए
और इनऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती यानी कि जैविक खेती को अपनाइए गाइज, और केमिकल रहित खेती कीजिए, केमिकल कम से कम डालिए खेतों में, ठीक है गाइज। तो उससे जो है हमारी फसलें अच्छी होंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और डिजीज़ नहीं फैलेंगी, जैसे आजकल केमिकल से डिजीज़ फैल रही हैं, यानी कि एक्जिमा, ठीक है गाइज। और गन्ने में हमारे जो है आजकल किसान भाई कोराजिन लगा रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज गन्ने में कोराजिन मत लगाइए। कोराजिन से यानी कि पशुओं में बांझपन की बीमारी फैल रही है, तो प्लीज़ गाइज, और इंसान में भी कोराजिन जा रहा है, तो ज़्यादा पैदावार के चक्कर में आप परेशान ना हो, कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए लिमिट में अच्छा खाइए, कम खाइए अच्छा खाइए, वैसे ही कम पशुओं को खिलाइए, अच्छा खिलाइए, ठीक है गाइज। तो ऑल द बेस्ट, आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। वास्तव में मानसूनी वर्षा की प्रकृति इस प्रकार की है कि जिसे देखकर इससे होने वाली लाभ हानि निश्चित नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से वर्षा के असमान वितरण, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्प अवधि में ही अधिक वर्षा आदि लक्षणों के कारण इसे किसान की फसल की दृष्टि से एक जुआ माना जाता है, ठीक है गाइज। यानी कि हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो सही है। किसान बेचारा रोता है, माथे पे हाथ बैठ जाता है, ठीक है गाइज। और किसान ही एक हमारे ऐसे देवता हैं जो पूरी पूरी यानी कि इंडियन लैंड के एटमॉस्फेयर को बनाए हुए हैं। किसान पेड़ भी कम काटते हैं, लगाते ज़्यादा हैं ठीक है गाइज। और सिटी में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो पर्यावरण को प्रदूषण ज़्यादा करते हैं, ठीक है गाइज। क्योंकि घर घर सबके एसी लगी है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, यानी कि अत्याधुनिक सामान जो सीएफसी सबसे ज़्यादा निकाल रहे हैं, और ऑक्सीजन लेना भी मुश्किल पड़ जाता है। सिटी में देखिए कितना दुर्गंध रहित, यानी कि दुर्गंध दुर्गंध हो वाला एटमॉस्फेयर होता है, और सांस लेने में सफोकेशन होती है, यानी कि दम घुटता है, ठीक है गाइज। तो प्लीज़ गाइज इन सब चीज़ों को प्रोहिबिटेड यानी कि अपनी लाइफ में मत लाइए, और अपने एनवायरनमेंट को बचाइए, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेशों में वार्षिक वर्षा का विचरण गुणांक न्यूनतम तथा कच्छ गुजरात में अधिकतम क्यों? भारत में वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण की परावर्तित है, विचरण गुणांक के मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सूत्र है गाइज, विचरण गुणांक इक्वल टू मानक विचलन ओब्लिक यानी कि बटे माध्य गुणा 100। तो ये फॉर्मूला है गाइज। वास्तव में विचरण गुणांक का मान वर्षा के माध्याह्न से हुए विचलन को दिखाता है। यह अधिक वर्षा वाले भागों में कम और कम वर्षा वाले भागों में अधिक होता है। चूँकि भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेशों में वर्षा का औसत अपेक्षाकृत अधिक होता है, अतः इन प्रदेशों में वार्षिक वर्षा का विचरण गुणांक न्यूनतम पाया जाता है। गुजरात में वार्षिक वर्षा का औसत न्यूनतम होता है, अतएव इन प्रदेशों में वार्षिक वर्षा का विचरण गुणांक अधिकतम पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए गाइस, भूमंडलीय तापमान की भावी समस्याओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो गाइस, वैज्ञानिकों के अनुसार विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह औसत वार्षिक तापमान में वृद्धि हुई है, यानी कि वार्षिक जो तापमान है वो वृद्धि हुई है। ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि सन 21 यानी कि शताब्दी 21 तक, यानी कि 2000 चल रही है, तो 21वीं शताब्दी में यानी कि भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए गाइज, कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन आएगा गाइज आपका वेरी शॉर्ट बहुविकल्प है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि वर्ष 2000 यानी कि 2100 में भूमंडलीय तापमान में कितने % वृद्धि हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है गाइज, यानी कि 2%, 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी, 2 डिग्री सेल्सियस की। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, प्रत्येक के नाम लिखिए। तो कोपेन ने 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। इनके नाम हैं लघु शुष्क मानसूनी प्रदेश, नंबर 2 AS शुष्क ग्रीष्मकालीन प्रदेश, AW उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश जलवायु प्रदेश, नंबर 4 है आपका BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश, नंबर 5 है
VWHW गर्म मरुस्थल। नंबर 6 CWG शुष्क शीत ऋतु जलवायु प्रदेश। नंबर 7 DFC लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र जलवायु प्रदेश। 8 नंबर 8 ई ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। चक्रवात से क्या आशय है? तो देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 3। चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, यानी कि चक्रवात जो होता है निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जिसके चारों ओर उच्च वायुदाब वृत्ताकार अंडाकार रूप में चक्कर काटने लगता है, यानी कि उच्च वायुदाब, जिससे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। नंबर 4 प्रति चक्रवात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रति चक्रवात चक्रवात के विपरीत होता है, जब वृत्ताकार समदाब रेखाएं उच्च दाब क्षेत्र को चारों ओर से घेर लेती हैं। प्रति चक्रवात की अवस्था उत्पन्न होती है। चक्रवात में वायु केंद्र से बाहर की ओर चलती है। ठीक है गाइज। पीछे हटते मानसून का क्या अर्थ है? अक्टूबर के अंत तक भारत में वर्षा का जोर लगभग समाप्त हो जाता है, तो दाब में वृद्धि हो जाती है। इनकी दाब में वृद्धि हो जाती है, इसलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। अक्टूबर के शुरू में पंजाब से तथा नवंबर के प्रारंभ मानसूनी दक्षिणी भारत से विदा हो जाता है। इसे ही हटता हुआ मानसून कहते हैं। पूर्वी तट पर स्थित उन राज्यों के नाम बताइए जहां प्रायः उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रमुख प्रभावित क्षेत्र पूर्वी तट है। पूर्वी तट पर इन चक्रवातों द्वारा व्यापक वर्षा से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तट पर भारी विनाश का सामना करना पड़ता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। कौन सी दो मौसमी दशाएं मानसून के टूटने या फटने से संबंधित है? मानसून के टूटने या फटने से संबंधित दशाएं हैं जोर शोर से गर्जन, यानी कि जोर शोर से गर्जन, बिजली का चमकना। नेक्स्ट है अत्यधिक तीव्र गति से वर्षा। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा क्यों होती है? एक कारण लिखिए। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं पूर्वोत्तर राज्य में पहाड़ियों से सीधी टकराती हैं, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा क्यों होती है? तो दक्षिण यानी कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसूनी पवनें होती हैं वो दक्षिण पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियों से टकराती हैं, और टकराने के बाद में हुआ यानी कि ठंडी पड़ने के बाद में वो जो है वहीं बारिश और यहाँ भारी भारी वर्षा करती हैं। ठीक है गाइज। इन पहाड़ियों की आकृति व ऊंचाई के कारण मानसूनी हवाएं बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए यहाँ वर्षा अधिक होती है। ठीक है गाइज। मानसून से क्या अभिप्राय है? मानसून उन पवनों को कहते हैं जो वर्ष में 6 महीने ग्रीष्म ऋतु सागरों से, यानी कि वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में सागरों से स्थलखंड की ओर और 6 महीने शीत ऋतु स्थलखंड से सागरों की ओर चलती हैं। तो देखिए मानसून से क्या अभिप्राय है? तो मानसून उन पवनों को कहते हैं यानी कि जो 6 महीने स्थलखंड से सागरों की ओर और 6 महीने सागरों से स्थलखंड की ओर हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट है गाइज, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है, यानी कि भारतीय जलवायु किस प्रकार की है गाइज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ऑल कंपटीशन के लिए, यानी कि भारतीय जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है। ठीक है गाइस, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में। भारत के किस भाग में ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायु भार पाया जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में भारत में के उच्च पश्चिमी मैदानी भागों स्थान का दौर वायु भार पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान का नाम बताइए। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम गांव, जो कहाँ है? मेघालय में। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में, यानी कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन है? मेघालय। और मेघालय में क्या है? चेरापूंजी के निकट है। पहला चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश होती थी, और वर्तमान में चेरापूंजी के निकट 8-10 किलोमीटर मौसिनराम गांव। आगे चलते हैं। गाइस, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान का नाम लिखिए। तो चेरापूंजी के निकट मौसिनराम गांव है। भारत की 4 ऋतुओं के नाम लिखिए। शीत ऋतु, यानी कि भारत की 4 ऋतु हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु, मानसून के निवर्तन की ऋतु। भारत में जलवायु के अत्यधिक अंतर रखने वाले 2 स्थानों के नाम लिखिए। तो भारत की जलवायु में अत्यधिक अंतर रखने वाले 2 स्थान हैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर, यानी कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर, और चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख कारक कौन से हैं? तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख कारक हैं: भारत का विस्तृत आकार, भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत की स्थिति, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, पश्चिमी विक्षोभ। मानसूनी जलवायु का भारतीय कृषि पर कोई एक प्रभाव लिखिए। मानसूनी जलवायु का भारतीय कृषि पर यह प्रभाव पड़ता है कि यहाँ विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। भारत में मानसून का प्रस्फोट कब होता है? तो भारत में मानसून का प्रस्फोट जून के आरंभ अर्थात 1 जून को केरल तट पर होता है। मानसून का इसे ही मानसून का फटना या टूटना, विस्फोट, प्रस्फुटन कहते हैं। यानी कि 1 जून को जब केरल में मानसून प्रवेश करता है तो मानसून का फटना या टूटना, विस्फोट, प्रस्फुटन भी कहते हैं। ये 4 शब्द उसके लिए यूज होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उसके शीर्ष उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा भारत में वर्षा कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा भारत में विशाल मैदान, हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र में व्यापक वर्षा होती है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आगे देखते हैं। भूमध्य सागरीय चक्रवातों द्वारा भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों द्वारा शीत ऋतु में उत्तरी भारत, विशेषकर पंजाब पश्चिमी प्रदेश में हल्की वर्षा होती है। नेक्स्ट गाइज, लू किसे कहते हैं? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में मई जून के महीने में निम्न वायु दाब गर्त के क्षेत्र में दोपहर बाद चलने वाली गर्म शुष्क हवा को लू कहते हैं। ठीक है गाइज।
मानसूनी वर्षा की दो विशेषताएं, तो मानसूनी वर्षा की दो विशेषताएं, भारत में मानसूनी वर्षा का वितरण असमान है, यानी कि भारत में जो मानसूनी वर्षा की विशेषता असमान है। मानसूनी वर्षा अनियमित तथा अनिश्चित होती है। भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? तो सबसे कम वर्षा भारत में राजस्थान में होती है। ठीक है गाइज। कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में किन पवनों से वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों की दो शाखाओं के नाम लिखिए। ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें दो शाखाएं, अरब सागर मानसून की शाखा, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा। भारत में अधिकतम न्यूनतम तापमान के क्षेत्र कौन से हैं? भारत में अधिकतम तापमान राजस्थान में थार मरुस्थल के पश्चिम में 55 डिग्री सेल्सियस, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में 45 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। भारत में अधिकतम तापमान राजस्थान मरुस्थल में 55 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सबसे कम जम्मू कश्मीर के लद्दाख में पाया जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है गाइज। तो दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक तापमान भारत में राजस्थान में 55 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में -45 डिग्री सेल्सियस। लौटते हुए मानसून से भारत के किन दो राज्यों में वर्षा होती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है गाइज। अतिवृष्टि या बाढ़ से क्या अभिप्राय है? तीव्र मूसलाधार निरंतर वर्षा होते रहने से नदियों के प्रवाह मार्ग से अधिक जल नहीं समा पाता है, बाहर की ओर फैल जाता है, जिसे अतिवृष्टि या बाढ़ कहते हैं। ठीक है गाइज। तो अतिवृष्टि या बाढ़ का मतलब क्या है? यानी कि अधिक वर्षा होने से नदियों में जल नहीं आ पाता है और वो बाहर फैल जाता है, जिसे अतिवृष्टि या बाढ़ कहते हैं। ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। अनावृष्टि का क्या अर्थ है? कम सापेक्ष आर्द्रता, वायु के उच्च तापमान के कारण वाष्पन की क्रिया तीव्रता से होती है, जिसके फलस्वरूप या तो वर्षा नहीं होती है अथवा नाम मात्र की होती है, जिसे अनावृष्टि या सूखा कहा जाता है। ठीक है गाइज। तो देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 4 आज फिनिश हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर हो गए, टेक्स्ट बुक से आपको सब समझा दिया गया है। तो प्लीज़ गाइज, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइज। और कोई गलती हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए गाइज। आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब आप कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ गाइज, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल पर्सन्स, ऑल ह्यूमन बींग्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।